आसमान में जहां तक नजर जाती है बस खुला नीला आकाश दिखाई देता है। इंसान के सपनों का सबसे बड़ा मंच जहां उसने अपनी सबसे बड़ी जीत लिखी और कुछ सबसे बड़े राज छोड़े। उड़ान लेना हमेशा इंसान की सबसे पुरानी ख्वाहिश रही है, लेकिन कभी कभी वही आसमान जो जिंदगी देता है एक पल में सब कुछ निगल भी जाता है। कुछ जहाज ऐसे हैं जो उड़ान भरे तो जरूर, लेकिन वापस कभी नहीं लौटे। ना उनका कोई निशान मिलता है, ना उनमें सफर करने वाले लोगों का। ये वो कहानियां हैं जहां विज्ञान, तकनीक और लॉजिक सब थम जाते हैं, जहां हर सवाल का जवाब हवाओं में खो जाता है। कुछ प्लेन्स रडार से गायब हो गए, कुछ समुंदर के अंदर डूब गए, और कुछ के बारे में तो आज तक कोई नहीं जानता कि उनके साथ हुआ क्या था। ये सिर्फ एक्सीडेंट्स नहीं थे, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने एविएशन हिस्ट्री में एक गहरा दाग छोड़ दिया। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे रहस्यमय हवाई जहाजों के घटनाएं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, हीलियस एयरवेज फ्लाइट 522, 14 अगस्त 2005। साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर एक बोइंग 737-300 फ्लाइट नंबर हीलियस एयरवेज फ्लाइट 522 एथेंस के लिए तैयार थी। सुबह के 9 बजने वाले थे। हवा बिल्कुल साफ थी, बादल नीला और शांत था। 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स, सब एक नॉर्मल फ्लाइट के लिए रिलैक्स थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अगले 2 घंटे में ये प्लेन एक उड़ती हुई कब्र बन जाएगा। फ्लाइट का रूटीन चेक शुरू हुआ। एक इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन सिस्टम को टेस्ट करने के लिए मैनुअल मोड पे सेट किया, पर टेस्ट के बाद उस स्विच को ऑटो पे वापस करना भूल गया। एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी स्विच, लेकिन यही स्विच कुछ देर बाद 121 लोगों के मौत का सबब बनने वाला था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और जैसे ही 12,000 फीट के ऊपर गया, कैबिन के अंदर ऑन ऑक्सीजन प्रेशर गिरने लगा। पायलट ने देखा एक लाउड वार्निंग सायरन बजने लगा और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों अनॉर्मल लग रहे थे। लेकिन दिक्कत ये थी, वो वार्निंग सायरन 2 अलग सिचुएशंस में बजती थी, एक टेक ऑफ के टाइम और एक कैबिन प्रेशर ड्रॉप होने पर। और पायलट को लगा शायद एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना। जैसे जैसे प्लेन हाइट गेन करता गया, वैसे वैसे कैबिन में ऑक्सीजन खत्म होती गई। एक एक करके पैसेंजर्स बेहोश होने लगे, क्रू कोलैप्स कर गया और कुछ मिनट बाद कॉकपिट में दोनों पायलट्स भी अनकॉन्शियस हो गए। ये सब सिर्फ 10 से 15 मिनट में हो गया। प्लेन अब ऑटो पायलट पे था। बिना किसी इंसान के कंट्रोल के वो 34,000 फीट की ऊंचाई पे सीधा एथेंस की तरफ उड़ता गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें लगा कम्युनिकेशन फेलियर हुआ है, लेकिन असल में प्लेन के अंदर जिंदगी खत्म हो चुकी थी। कुछ देर बाद ग्रीक एयर फोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट के लिए भेजा गया। जब वो बोइंग के पास पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो स्पाइन चिलिंग था। कॉकपिट के अंदर दोनों पायलट्स के बॉडीज झुके हुए थे, बिल्कुल बेजान। कैबिन के विंडोज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं, बस एक फ्रोजन साइलेंस। लेकिन एक चेहरा था, एक आदमी जो जिंदा लग रहा था। वो था एंड्रियास प्रोड्रोमाउ, फ्लाइट अटेंडेंट। उसने इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था और वो कॉकपिट में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने कंट्रोल लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्लेन का फ्यूल खत्म होने वाला था। ऑटो पायलट ने अपनी लिमिट क्रॉस कर ली थी। फ्यूल 0 के करीब था और कुछ मिनट में दोनों इंजन्स बंद हो गए। प्लेन ने धीरे धीरे हाइट लूज करना शुरू किया। एंड्रियास ने एक आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट किया कंट्रोल हैंडल करने का, पर अल्टीट्यूड रैपिडली गिर रही थी। फाइटर जेट्स के पायलट्स ने देखा बोइंग 737 धीरे धीरे ग्राउंड की तरफ झुकी और ग्रामेटिको नाम के छोटे से विलेज के पास एक पहाड़ी में टकरा गई। एक डेफनिंग एक्सप्लोशन, एक मोमेंट में सब खत्म हो गया। 121 लोगों की मौत, कोई भी जिंदा नहीं बचा। क्रैश के बाद जब ब्लैक बॉक्स मिला तो हर चीज क्लियर हो गई। कैबिन प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल पे सेट था। पायलट्स को प्रेशराइजेशन वार्निंग को समझने में गलती हुई। उन्होंने समझा ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम का फॉल्ट है, और जब तक उन्हें असली प्रॉब्लम का पता चला तब तक उनके दिमाग में ऑन ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी। फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियाज और उसकी फियांस फ्लाइट में क्रू थे।
ब्लैक बॉक्स में उनके डेस्परेट कॉल्स और कुछ बटन्स दबाने की आवाज मिली। एक आखिरी कोशिश जो दुनिया ने कभी नहीं भूला। कैसे पॉसिबल है कि एक फुली फंक्शनल मॉडर्न जेट सिर्फ एक छोटी सी स्विच के गलत पोजीशन में होने से 121 लोगों की जान ले ले? क्या हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डिपेंडेंट है एक ह्यूमन ओवरसाइट पर? हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 हमेशा याद दिलाता है, इंसानी गलती कभी कभी मशीन से ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 2, एमेलिया ईयरहार्ट। साल था 1937। दुनिया तब नए दौर में कदम रख रही थी और हवाओं में उड़ना इंसान के लिए एक सपना था। लेकिन एक औरत थी जिसका सपना सबसे बड़ा था, पूरी दुनिया का चक्कर हवा के रास्ते करना। उसका नाम था एमेलिया ईयरहार्ट, अमेरिका की एक बोल्ड, फियरलेस और इंस्पिरेशनल पायलट। 1932 में उसने अटलांटिक ओशन अकेली क्रॉस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब उसका मिशन था अर्थ के गिर्द एक फुल सर्कमनेविगेशन फ्लाइट। एमेलिया ने अपने नेविगेटर फ्रेड न्यूनन के साथ लॉकहीड इलेक्ट्रा 10E एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी। उनका रूट था कैलिफोर्निया से लेकर हवाई, फिर पैसिफिक के छोटे छोटे आइलैंड्स और फिर पूरी दुनिया घूमकर वापस अमेरिका तक। 30,000 किलोमीटर का सफर, 20 स्टॉप्स और एक ख्वाब, हिस्ट्री में अपना नाम हमेशा के लिए लिख देना। 2 जुलाई 1937 उनका प्लेन लाए पापुआ न्यू गिनी से उड़ान भरता है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। उनका अगला स्टॉप था हाउलैंड आइलैंड, पैसिफिक ओशन के बीच एक छोटी सी जगह है जो मैप पे एक पिन के बराबर दिखती है। सुबह के लगभग 8:43 पे रेडियो पर एमेलिया की आवाज आई, वी आर ऑन द लाइन 157-337, वी आर रनिंग नॉर्थ एंड साउथ। उसके बाद साइलेंस, ना कोई मेडे कॉल, ना कोई क्रैश सिग्नल, बस हवाओं में गूंजती एक लास्ट रेडियो ट्रांसमिशन और फिर एमेलिया और उसका नेविगेटर दुनिया से गायब। उस टाइम अमेरिका ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा एयर सी सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 66 एयरक्राफ्ट्स, 9 शिप्स और $4 मिलियन खर्च हुए, लेकिन ना प्लेन मिला ना बॉडीज। बस समंदर के ऊपर एंडलेस ब्लू होराइजन। प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने खुद सर्च मिशन ऑथराइज किया, लेकिन 17 दिन के बाद उन्होंने कहा, हमने वह सब किया जो हम कर सकते थे। सबसे पॉपुलर थ्योरी कहती है कि एमेलिया का प्लेन फ्यूल खत्म होने पर हाउलैंड आइलैंड के पास समंदर में क्रैश हो गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो रैकेज क्यों नहीं मिला? 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने एक रिमोट आइलैंड पे एक पुरानी लॉकहीड प्लेन के पार्ट्स और एक फीमेल स्केलेटन के बोन्स पाए। डीएनए टेस्ट इनकंक्लूसिव रहे, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं शायद एमेलिया वहां तक पहुंच गई थी और फिर मर गई, एकलौती सर्वाइवर बनकर। एक थ्योरी कहती है कि उनका प्लेन गलती से मार्शल आइलैंड के पास लैंड हुआ जो जापान में बसा था और जापानीज आर्मी ने उन्हें कैप्चर कर लिया। कुछ पुराने फोटोग्राफ्स में एक औरत और आदमी दिखते हैं जो एमेलिया और न्यूनन जैसे लगते हैं, लेकिन प्रूफ कभी कंफर्म नहीं हुआ। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं एमेलिया एक्चुअली यूएस गवर्नमेंट के लिए स्पाई मिशन पे थी और उसकी डिसअपीयरेंस एक कवर अप थी, लेकिन इस थ्योरी का कोई सॉलिड एविडेंस नहीं। आज भी हाउलैंड आइलैंड के आसपास ओशन में सोनार और सैटेलाइट सर्चेस चल रहे हैं, लेकिन उसका प्लेन अब तक नहीं मिला। नंबर 3, मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370, 8 मार्च 2014, कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह के 12:42 पर मलेशिया एयरलाइंस की एक बोइंग 777 फ्लाइट MH370 उड़ती है बीजिंग के लिए। प्लेन में 239 लोग सवार थे, 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक कि वो साउथ चाइना सी के ऊपर नहीं पहुंच गया। रात के करीब 1:19 पे कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके कुछ सेकंड्स बाद प्लेन रडार से गायब हो गया। ना कोई मेडे कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, बस एक साइलेंस जो अब तक टूट नहीं पाया। सबसे पहले अथॉरिटीज ने सोचा कि शायद प्लेन क्रैश हो गया होगा साउथ चाइना सी में, लेकिन जब उन्होंने रडार और सैटेलाइट डेटा चेक किया तो एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। प्लेन ने अपना रूट बदल लिया था। बीजिंग के नॉर्थ ईस्ट की जगह वो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया और फिर एक स्ट्रेंज जिगजैग पैटर्न में उड़ता हुआ मलय पेनिनसुला के ऊपर से निकल गया। उसके बाद उसने फिर से टर्न लिया और इंडियन ओशन के साउथ में घुस गया, यानी प्लेन पायलट के कंट्रोल में था। लेकिन क्यों, ये कोई नहीं जानता।
ब्रिटिश कंपनी इनमारसैट के सैटेलाइट ने MH370 का एक वीक हैंडशेक सिग्नल कैप्चर किया। उस सिग्नल के हिसाब से प्लेन अगले 6 घंटे तक हवा में था। उसके बाद सिग्नल एकदम कट हो गया। मतलब प्लेन फ्यूल खत्म होने तक उड़ता रहा, कहीं सदर्न इंडियन ओशन के बीच में गिर गया होगा। लेकिन जब सर्च टीम्स वहां पहुंची तो ना कोई रैकेज मिला, ना कोई डेब्री, बस समंदर के बीच खामोशी और हवा की चीख। इन्वेस्टिगेटर्स ने पायलट जाहिरी अहमद शाह के फ्लाइट सिमुलेटर डेटा चेक किए। वहां एक रूट सेव था, बिल्कुल वही जो MH370 ने उड़ान के वक्त फॉलो किया। क्या ये सब पहले से प्लान था? कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद किसी ने प्लेन के ट्रांसपॉन्डर को ऑफ करके ऑटो पायलट में डाल दिया ताकि वो रडार से गायब लग सके। एक और थ्योरी कहती है कि प्लेन में सडन फायर या प्रेशर फेलियर हुआ और क्रू बेहोश हो गए। ऑटो पायलट पे प्लेन खुद उड़ता रहा जब तक फ्यूल खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं प्लेन गलती से किसी मिलिट्री टेस्टिंग जोन में घुस गया और उसे शूट डाउन कर दिया गया। लेकिन गवर्नमेंट्स चुप हैं। इंटरनेट पर लोगों ने अनेक थ्योरीज बनाई। कहते हैं प्लेन किसी बरमूडा ट्रायंगल जैसे जोन में घुस गया या एलियंस ने उसे कैप्चर कर लिया। लेकिन कोई सबूत नहीं। 2015 में एक डेब्री का टुकड़ा रियूनियन आइलैंड इंडियन ओशन के शोर पे मिला। वो MH370 के विंग का हिस्सा था। उसके बाद मोजाम्बिक और मेडागास्कर में कुछ और टुकड़े मिले, लेकिन मेन बॉडी, कॉकपिट, पैसेंजर्स कुछ भी नहीं। 239 लोग, पूरा एयरक्राफ्ट एक ही पल में हवा में से गायब हो गया और दुनिया भर की 26 नेशंस मिलके भी उसे ढूंढ नहीं पाई। आज भी इंडियन ओशन के नीचे कहीं एक बोइंग 777 छुपा है, जिसमें लोगों के फोन, पसंदीदा कपड़े और अधूरी कहानियां सदियों तक चुप रहेंगी। हर साल उन लोगों के परिवार एक सवाल पूछते हैं, उनका आखिरी पल कैसा था? कुछ लोग कहते हैं फ्लाइट MH370 ने सिर्फ लोगों को नहीं, साइंस और लॉजिक पर इंसान के विश्वास को भी ले गया। नंबर 4, द वैलेंटिज डिसअपीयरेंस। तारीख थी 21 अक्टूबर 1978। जगह थी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। एक 20 साल का यंग पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिज अपने छोटे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट सेस्ना 182 एल में बेथ आइलैंड के लिए निकला। उसका फ्लाइट प्लान सिंपल था, एक 125 नॉटिकल माइल्स का शॉर्ट रूट, सिर्फ 40 मिनट की उड़ान। वेदर क्लियर था, हवा शांत थी, कोई रीजन नहीं था डर का। पर जो उसके साथ होने वाला था, उसने पूरा एविएशन वर्ल्ड हमेशा के लिए बदल दिया। शाम के करीब 6:19 पर वैलेंटिज ने मेलबर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कांटेक्ट किया। उसने कहा, मेलबर्न, यह डेल्टा सियरा जूलियट है। मैं 4500 फीट की ऊंचाई पर हूं। सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसकी आवाज में अजीब सा टेंशन सुनाई दिया। उसने रेडियो पे कहा, क्या 5000 से कम ट्रैफिक वाला कोई झाट ट्रैफिक है? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रिप्लाई दिया, नेगेटिव, कोई ट्रैफिक नहीं। फिर वैलेंटिज ने बोला, मैं अपने नीचे एक बड़ा विमान देख सकता हूं जो तेज गति से आगे बढ़ रहा है। कंट्रोलर ने पूछा, क्या आप इसे पहचान सकते हैं? और वैलेंटिज ने जवाब दिया, यह कोई विमान नहीं है, यह अजीब तरह से घूम रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे साथ खेल रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने बताया कि उस ऑब्जेक्ट में ग्रीनिश लाइट चमक रही थी और वो उसके ऊपर से घूम रहा था। वैलेंटिज की आवाज में अब स्पष्ट घबराहट थी। उसने कहा, यह मंडरा रहा है, यह कोई विमान नहीं है। कंट्रोलर ने फिर कांटेक्ट बनाए रखने को कहा, लेकिन अगले 6 मिनट्स में वैलेंटिज के लास्ट वर्ड्स रिकॉर्ड हुए। उसने बोला, यह मेरे ऊपर परिक्रमा कर रहा है, यह कोई विमान नहीं है। फिर एक मेटालिक स्क्रैपिंग नॉइज रेडियो पे सुनाई दी, एक कंटिन्यूअस मेटालिक साउंड जो 17 सेकंड्स तक चली, और उसके बाद कंप्लीट साइलेंस। ट्रांसमिशन कट गया और उसके बाद वैलेंटिज कभी वापस नहीं आया। अगले दिन से ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स और नेवी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। पूरे बास स्ट्रेट एरिया को छाना गया। किसी भी एयरक्राफ्ट का कोई टुकड़ा, कोई फ्यूल ट्रेल, कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वैलेंटिज और उसका प्लेन हवा में घुल गए। सिर्फ कुछ लोगों ने उस दिन के आसपास स्काई में वियर्ड मूविंग लाइट्स देखने का क्लेम किया। एक फिशरमैन ने कहा, उसने देखा एक ब्राइट लाइट पानी के ऊपर स्टैटिक थी और फिर अचानक वैनिश हो गई। कुछ लोगों ने कहा इट वॉज ए UFO, पर ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने बोला मे बी डिसोरिएंटेशन या वैलेंटिज ने अपने ही प्लेन के रिफ्लेक्शन को गलत समझा। लेकिन अगर सिर्फ रिफ्लेक्शन था
तो वो मेटालिक स्क्रैपिंग नॉइज रेडियो में किस चीज की थी? इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि वैलेंटिच को यूएफओज में डीप इंटरेस्ट था। उसने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर वो कभी यूएफओ देखेगा तो उसके पास जाकर देखना चाहेगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो वे मुझे ले जा सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा उसने ये सब इंटेंशनली प्लान किया था कि वो अपना प्लेन क्रैश करके डिसअपीयरेंस को मिस्ट्री बना दे, पर कोई क्रैश डेब्री कभी मिला ही नहीं। वैलेंटिच के लास्ट वर्ड्स और 17 सेकंड मेटालिक नॉइज ने यूएफओ बिलीवर्स को कन्विंस्ड कर दिया कि वो किसी एलियन क्राफ्ट के कांटेक्ट में था। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं वैलेंटिच नाइट फ्लाइंग में एक्सपीरियंस नहीं रखता था। उसने अपने ही प्लेन के रिफ्लेक्शन को यूएफओ समझा और कंफ्यूजन में सी में क्रैश कर गया। कुछ लोगों के कहते हैं कि इंजन ने ऑक्सीजन स्टारवेशन या फ्यूल प्रॉब्लम से फेलियर दिखाया और प्लेन सी में गिर गया। लेकिन अगर ऐसा होता तो रेकेज मिलता, जो कभी नहीं मिला। फ्रेडरिक वैलेंटिच का केस 45 साल बाद भी अनसॉल्व्ड है। उसका प्लेन, उसकी बॉडी या एक छोटा सा मेटल का पीस तक कभी रिकवर नहीं हुआ। ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा गया, लापता होना घातक माना गया, लेकिन लोग आज भी कहते हैं उस रात बास स्ट्रेट के आसमान में कुछ ह्यूमन टेक्नोलॉजी से परे उतरा था। और अगर वैलेंटिच का लास्ट ट्रांसमिशन सच था, यह कोई विमान नहीं है, तो शायद वो सच में किसी दूसरी दुनिया से आई शायद किसी पावर के सामने था। क्या वो एलियन एनकाउंटर था या एक ऐसा इल्यूजन जो इंसानी दिमाग समझ ही नहीं सकता? कोई नहीं जानता, बस हवा में गूंजती है उसकी आखिरी आवाज। नंबर 5, द इजिप्टियर फ्लाइट 990 मिस्ट्री। तारीख थी 31 अक्टूबर 1999। फ्लाइट थी इजिप्टियर फ्लाइट 990। रूट था लॉस एंजलिस से कैरो, न्यूयॉर्क के स्टॉपओवर के साथ। एयरक्राफ्ट एक बोइंग 767 जिसमें 217 लोग सवार थे। इजिप्ट के पायलट्स, क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स, उनमें से ज्यादातर मिलिट्री ऑफिसर्स और डिप्लोमैट्स थे। सब कुछ नॉर्मल था। वेदर क्लियर था। फ्लाइट स्मूथली न्यूयॉर्क से उड़ी और रात के 1:50 पर अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रूज कर रही थी। फिर सिर्फ 6 मिनट्स में सब खत्म हो गया। रात के 1:47 पर को-पायलट रिलीफ फर्स्ट ऑफिसर गमील अल बटौती कंट्रोल संभालता है, जब कैप्टन अहमद एल हबाशी रेस्ट के लिए कॉकपिट से बाहर जाता है। सब कुछ काल्म था। फ्लाइट 33,000 फीट की हाइट पर स्टेबल थी। 1:48 पर कैप्टन अब भी कैबिन में ही था, जब रडार स्क्रीन पर इजिप्टियर 990 एकदम से नीचे गिरना शुरू करती है, ऐसी स्पीड से जैसे किसी ने इंटेंशनली नोज डाइव कर दिया हो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रिपीटेडली कांटेक्ट करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया और कुछ सेकंड्स बाद फ्लाइट ओशन में क्रैश हो गई। क्रैश के बाद यूएस के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने इन्वेस्टिगेशन संभाली, क्योंकि क्रैश मैसाचुसेट्स के कोस्ट के पास हुआ था। उन्होंने ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग्स निकाली और वहां से ऐसी बातें मिली जो दुनिया के लिए शॉक थी। रिकॉर्डिंग्स के पहले 2 मिनट्स बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर बैकग्राउंड में एक आवाज आती है, तवक्कल तू अल्लाह। अरबी में इसका मतलब होता है आई पुट माई ट्रस्ट इन गॉड। उसके बाद प्लेन की पिच और वर्टिकल स्पीड एकदम चेंज होती है। थ्रॉटल को कट ऑफ कर दिया गया था और प्लेन फुल डाइव में गया, 33,000 फीट से डायरेक्ट 16,000 फीट तक, सिर्फ कुछ सेकंड्स में। उस मोमेंट में कैप्टन वापस कॉकपिट में दौड़कर आता है और चिल्लाता है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन को पायलट कहता है, आई रिलाई ऑन गॉड। फिर से आई रिलाई ऑन गॉड, मतलब मैं भगवान पर भरोसा करता हूं। प्लेन फिर से थोड़ा ऊपर जाता है, जैसे कैप्टन ने कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की हो, लेकिन फिर एक और शार्प डाइव और साइलेंस्ड क्रैश। इतना वायलेंट था कि प्लेन के छोटे से छोटे पार्ट ओशन के अंदर मिलते रहे। बॉडी सीवियरली डैमेज थी और रेकेज 70 मीटर गहरा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी, कोई टेक्निकल माल फंक्शन नहीं मिला। इंजन्स, कंट्रोल्स, हाइड्रोलिक्स सब ठीक थे। यूएस इन्वेस्टिगेटर्स ने बोला, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। को पायलट गमील अल बटौती ने डेलिबरेटली प्लेन को क्रैश किया। उन्होंने कहा कि कॉकपिट में सिर्फ वही था जब डाइव स्टार्ट हुआ, और उसके एक्शंस और स्टेटमेंट्स आई रिलाई ऑन गॉड सजेस्ट करते हैं कि उसने प्लेन सुसाइड डाइव में ले गया। लेकिन इजिप्ट के ऑफिशियल्स ने इसे पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था, अल बटौती एक एक्सपीरियंस्ड पायलट था, रिलीजियस था, लेकिन कभी ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा शायद प्लेन में मैकेनिकल फेलियर हुआ या रडर जाम हुआ, और को पायलट के वर्ड्स
आई रिलाई ऑन गॉड सिर्फ पैनिक में थे। सुसाइड नहीं, अगर माल फंक्शन था तो सब कुछ नॉर्मल कैसे लग रहा था क्रैश के पहले मिनट तक। और अगर सुसाइड था तो क्यों उसने 217 लोगों के साथ अपनी जान दी? कोई मोटिव नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं, कोई मेंटल हेल्थ इश्यू का रिकॉर्ड नहीं। कुछ इनसाइडर्स ने कहा अल बटौती को रिसेंटली ग्राउंडेड करने की बात चल रही थी, शायद उन्होंने गुस्से में यह स्टेप लिया। लेकिन यह सिर्फ एक अनकन्फर्म्ड रूमर रहा। इजिप्ट एयर फ्लाइट 990 का क्रैश आज भी एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल पजल है। अमेरिका के रिकॉर्ड्स में लिखा है इंटेंशनल एक्ट, इजिप्ट के रिकॉर्ड्स में लिखा है मैकेनिकल फेलियर, पर असली सच अटलांटिक के गहरे पानी के अंदर कब का दफन हो चुका है। और हर बार जब बोइंग 767 अटलांटिक के ऊपर से गुजरता है, एविएशन वर्ल्ड को याद आता है वो रात जब एक पायलट ने कहा मैं अपना भरोसा सिर्फ खुदा पर रखता हूं, और फिर दुनिया ने उसे कभी वापस